हेलो एंड वेलकम डियर लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स। एग्रीनॉमिक्स 360 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स नेट 2013 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे गए थे, और ये इस वीडियो सीरीज का 2013 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में जो नेट हुआ है उसमें क्या क्वालिफिकेशन का परसेंटेज रहा है ना। और ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे के रखा है, स्ट्रेटेजीज क्या हमें फॉलो करनी है उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में 2013 में जो नेट हुआ था उसमें, और ये वो नेट था जिसमें क्वालिफिकेशन परसेंटेज सबसे लो था। ओनली ऑल इंडिया 5 पर्सन्स क्वालिफाई हुए थे। और क्यों हुए थे? क्योंकि ये वाला एग्जाम जो था इसमें एनआरएम, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मॉडल बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए कि अगर अपकमिंग में मॉडल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ये जो पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है ये कवर अप कर सकता है कि कौन से इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो हमें आगामी नेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज जीडीपी। 2013 में पूछा गया था, परंतु करंट प्रोस्पेक्ट में भी क्या है? 50%, 14%, 17% या 8%? सो आंसर इज 17%, नियर टू 16 पॉइंट समथिंग। ठीक है, क्यों? तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में 17 से 18%, पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना देता है? तो नियरली हाफ ऑफ द वर्कफोर्स देता है, जिससे हमें समझ आती है इसकी इकोनॉमिक एंड सोशल इंपॉर्टेंस कि क्यों एग्रीकल्चर हमारी कंट्री में इतना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये हमें एम्प्लॉयमेंट देता है मोर देन 50% की। क्वेश्चन नंबर 2 इज द ऑर्डरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस वारंट्स द मूवमेंट, कि अगर कोई भी देश प्रगति करता है तो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरफ मूव करती है? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सर्विस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस, एंड फॉर दिस सर्विस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो आंसर है कि फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री एंड टर्शरी सेक्टर सर्विस। तो इसी तरह मैक्सिमम कंट्री जो डेवलपमेंट प्रोसेस से गुजरती है वो मूव करती है इसी डायरेक्शन में। पहला कंट्रीब्यूशन प्राइमरी का होता है, देन सेकेंडरी का, एंड देन टर्शरी का। और इसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसा अभी हमारे इंडिया का 17 से 18% का कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर्स का, तो दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्री। अगर यही डेवलपिंग कंट्री या पुअर नेशंस की बात करें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री का कम, और उससे ज़्यादा, और टर्शरी का सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉमर ग्रोथ मॉडल स्टेट्स। तो जो है हैरड डॉमर मॉडल की हम बात करते हैं, ये बहुत से प्रीवियस ईयर नेट्स में पूछा गया है, और अपकमिंग नेट्स जो 2013 के बाद हुए हैं उनमें पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है आंसर? ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इनटू प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बराबर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बराबर प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, या नन ऑफ दिस। सो आंसर इज ए। डोमर मॉडल क्या करता है? लिंक करता है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ टू सेविंग एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी, एंड एम्फेसाइज करता है इन्वेस्टमेंट डुअल रोल इन डिमांड एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो इस तरह से हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है वो लिंकेज करता है बिटवीन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ टू सेविंग एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज Meade's economic growth model addressed the issue of
Moody's economic growth model address the issue of inflation and growth, instability and growth, equilibrium growth और business cycle. आंसर इज इक्विलिब्रियम ग्रोथ. तो मीडियस मॉडल जो है वो एक न्यू क्लासिकल इक्विलिब्रियम ग्रोथ मॉडल है जो एनालाइज करता है बैलेंस ग्रोथ इन द क्लोज्ड इकोनॉमी विथ फुल एम्प्लॉयमेंट. तो व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी? यहाँ पे हम रेगुलेशंस की बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सपोज किया जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट. तो ये इक्विलिब्रियम ग्रोथ की बात करता है मीडियस इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल. नेक्स्ट इज डेवलपिंग इकोनॉमिक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय. क्या होती है डेवलपिंग इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक? रिटर्न डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, कैपिटल इनएडिक्वेसी, पुअर गवर्नेंस, ऑल ऑफ दिस. तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बात किया कि किस तरह से ग्रोथ होती है. तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस. क्या है? डेवलपिंग नेशन क्या है जनरली फेस करते हैं? एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, कैपिटल शॉर्टेज एंड गवर्नमेंट चैलेंज. जैसे इन 1949 जब हम आज़ाद हुए तो हमारा जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 50 और मोर देन 50% था. बट आज इन 2025 के अराउंड ये 16 और समवेयर 17 और 16% के अराउंड सिमट गया है. ठीक है, तो दैट्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डेवलप्ड नेशन. क्वेश्चन नंबर 6 इज Keynesian saving function is. Keynesian saving function क्या है? S equal to SW, SI, SY and X minus M. So Keynesian function is, answer is C, S is equal to XY. क्या है भाई Y? Y is income. तो Keynes ने जो propose किया था that saving S depends positively on income. As income rises, saving increases. ठीक है, तो ऐसा ही देखने को मिलता है. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है सेविंग भी इंक्रीज होती है, इसलिए एज इज ए फंक्शन ऑफ वाई. क्वेश्चन नंबर 7 इज ड्यूसेनबेरी प्रोपोनेंट. ड्यूसेनबेरी ने क्या सिद्धांत दिया? लाइफ साइकिल, परमानेंट इनकम, रिलेटिव इनकम या नन ऑफ दिस. तो उन्होंने दी थी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जिसमें ड्यूसेनबेरी ने आर्ग्यू किया था कि कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करता है ऑन रिलेटिव इनकम कंपेयर टू अदर, नॉट जस्ट एब्सोल्यूट इनकम. ठीक है, तो रिलेटिव इनकम से उन्होंने कंपेयर किया था हमारे कंजम्पशन को एंड इन्होंने प्रोपोनेंट किया था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस. तो ये हमें पता होगा तो आंसर होगा, अदरवाइज कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिकल डाउन अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अंडरलाइन. तो ये ट्रिकल डाउन अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है उसके बारे में पूछा गया है. रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिच, मार्केट फोर्सेस अलोन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू वेलफेयर प्रोग्राम एंड नन ऑफ दिस. तो आंसर इज मार्केट फोर्स अलोन. क्या कहती है भाई ट्रिकल डाउन अप्रोच? तो ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है एज्यूम करती है ग्रोथ बेनिफिट ऑफ ए रिच eventually reaches to the poor through a market mechanism. ठीक है, तो ये क्या है ना, क्या चाहते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच में? जो रिच है उनकी जो इनकम है वो अंततः किसको पहुंचती है? पुअर को पहुंचती है. कैसे पहुंचती है भाई? रिच क्या करेगा? एक्सपेंसेस करेगा. सपोज टू बी लग्जरी आइटम कोई खरीद रहा है, तो लग्जरी आइटम को बनाने वाला कौन होगा? यह पुअर होगा. तो थ्रू मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई, अल्टीमेटली जो रिच की इनकम है वो पुअर तक पहुंचती है. यही ट्रिकल डाउन अप्रोच हमें समझाती है. क्वेश्चन नंबर 9 इज 5-year प्लानिंग इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ. 5-year प्लानिंग जो इंडिया में थी वो कैसा एग्जांपल है? इंडिकेटिव प्लानिंग, कमांड प्लानिंग, गवर्नमेंट नॉन इंटरवेंशन एंड नन ऑफ दिस. ठीक है, तो ये इंडिकेटिव प्लानिंग थी. कि इसमें क्या होता है? तो इंडिया जो प्लानिंग सिस्टम है वो एक इंडिकेटिव सिस्टम था जो प्रोवाइड करता था हमें गाइडेंस फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स रेदर देन इन्फोर्सिंग टारगेट, है ना. तो ये एक
इंडिकेटिव प्लानिंग थी परंतु यह डिसकंटिन्यूड हो गई फ्रॉम 12th फाइनेंस 5 ईयर प्लान जो 2012 से 17 तक चला। तो अब 5 ईयर प्लानिंग नहीं चलती है, उसके बिहाफ में जो हमारा योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, वो दूसरी योजना रन करता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज द इनविजिबल हैंड ऑफ एडम स्मिथ एम्प्लॉइज। तो एडम स्मिथ ने जो इनविजिबल हैंड कहा था वो किसे कहा था? गवर्नमेंट इंटरवेंशन को, मार्केट फोर्सेस को, बोथ ए और बी, और नन ऑफ दिस। तो आंसर इज मार्केट फोर्सेस। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड जो कहा था वो रिफर करता है सेल्फ इंटरेस्ट ड्राइविंग मार्केट इफिशिएंसी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, है ना। तो जो डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट करती है विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, उसी इसको हम कहते हैं मार्केट फोर्स, और इसी को उन्होंने इनविजिबल हैंड के रूप में एडम स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th 5 ईयर प्लान इन इंडिया emphasizes। जो 12th 5 ईयर प्लान था, बिकॉज दैट इज लास्ट 5 ईयर प्लान, उसका एम्फेसिस क्या था? प्राइवेटाइजेशन, high growth with poverty reduction, faster and inclusive growth, and all of these. So answer is faster and inclusive growth। और यही 5 ईयर प्लान 12th 5 ईयर प्लान था, जिसके बाद यह लास्ट 5 ईयर प्लान था, और इसमें टारगेट रखा गया था फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का। और इसके बाद हमारे 5 ईयर प्लान्स डिसकंटिन्यूड किए गए। नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप फैसिलिटेट्स रूरल डेवलपमेंट थ्रू। कैसे करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल डेवलपमेंट को प्रभावित? माइक्रो क्रेडिट के द्वारा, पीयर ग्रुप सुपरविजन एंड प्रेशर के द्वारा, माइक्रो वेंचर्स के द्वारा, या ऑल ऑफ दिस? तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। क्या करते हैं भाई? एसएचजी प्रमोट करते हैं रूरल डेवलपमेंट को वाया क्रेडिट एक्सेस, पीयर मॉनिटरिंग एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो माइक्रो क्रेडिट थ्रू माइक्रो एंटरप्राइजेस, सुपरविजन थ्रू पीयर मॉनिटरिंग, हम माइक्रो वेंचर्स के द्वारा हम सेल्फ हेल्प ग्रुप ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज वेदर बेस्ड इंश्योरेंस इज यूनिवर्सल मॉडल इन इंडिया, वर्क्स ऑन क्रॉप लॉस बेसिस, वर्क्स ऑन वेदर पैरामीटर बेसिस, एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आंसर इज सी, वर्क्स ऑन वेदर पैरामीटर बेसिस। ठीक है, वेदर इंश्योरेंस में कंपनसेट करते हैं फार्मर को व्हेन रेनफॉल, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डिविएट्स फ्रॉम ए नॉर्मल रेदर देन मेजरिंग क्रॉप लॉसेस। ठीक है, क्रॉप लॉस को भी मेजर किया जाएगा, पर कब किया जाएगा? जब वेदर, इसमें रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी क्या करेंगे? वेरी करेंगे, किससे? नॉर्मल सिचुएशन से, है ना। लाइक रेनी सीजन तो आएगा ही आएगा, बट क्या यहाँ पे स्ट्रोम आ गया, तो दैट इज वेरिएंस फ्रॉम ए नॉर्मल सिचुएशन, तभी वेदर बेस्ड इंश्योरेंस में असेसमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है? तो क्राउडेड आउट फंड्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्राउड आउट सेविंग, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, एंड ऑल ऑफ दिस। तो सब्सिडीज आर ए है आंसर, क्राउड आउट फंड्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें एक्सेसिव सब्सिडीज रिड्यूस करती है फंड्स को फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेटिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो जो हमारी सब्सिडी होती है वो डिस्टॉर्ट करती है ना, किसको? ग्रोथ को। क्या ग्रोथ है? ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको डिस्टॉर्ट करती है सब्सिडी, लाइक फर्टिलाइजर सब्सिडी, बट ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड सर्टेन पॉलिटिकल कंडीशन हमें यह करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM क्या फोकस करता है? ठीक है, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन हाई प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट, ऑयलसीड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो ये फोकस करता है बी, एम्स एट इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन like rice, wheat, pulses in low productivity districts।
है ना, तो जहाँ लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट है उसको टारगेट करता है NFSM मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी एम्फेसाइजेस। क्या करती है फूड सिक्योरिटी एम्फेसाइज? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेस टू फूड, फूड यूटिलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी एंड ऑल ऑफ दिस। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। सभी चीजों को समाहित करने का प्रयास करता है फूड सिक्योरिटी में। तो फूड सिक्योरिटी रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी, access, utilization and stability of food supplies. Next question is current approaches to agriculture development ensures। क्या करती है? Increase in production, increase in production and farmers income, promote export and exchange of food habits। ठीक है, तो आंसर इज बी, प्रोडक्शन एंड फार्मर्स इनकम। तो recent policy focus on doubling farmers income along with high productivity, और यह लॉन्च हुआ था ऑलमोस्ट 2013-14 में। ये प्रोग्राम जो आज भी चल रहा है, डबलिंग फार्मर्स इनकम का। तो प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन तो है ही है ऑलवेज टारगेट, और फार्मर्स इनकम को इंक्रीज करना यही रिसेंट पॉलिसी का टारगेट है। नेक्स्ट इज इन इंडिया changes in cropping pattern are taking place towards crop diversification, increasing area under cereals, increase area under millet and none of these। तो क्या टारगेट कर रहा है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, फार्मर्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक हॉर्टिकल्चर एंड पल्सेस। ठीक है, बट इन सम स्टेट्स मोनोक्रॉपिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं ड्यू टू सर्टेन पॉलिसीज, बट ओवरऑल टारगेट क्या है? वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का। नेक्स्ट इज decomposition of agriculture growth reveals greater contribution from। अगर हम देखें डिकम्पोज करके तो क्या है? एरिया ग्रोथ, यील्ड ग्रोथ, इंटरेक्शन ऑफ एरिया एंड यील्ड एंड नन ऑफ दिस। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रिवेल क्या करती है? किसका कंट्रीब्यूशन? तो यील्ड ग्रोथ। मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया इज ड्यू टू यील्ड इंप्रूवमेंट, नॉट एक्सपेंशन इज कल्टिवेटेड एरिया। मीन्स 1950 में हमारी जो प्रोडक्शन था या जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो लो थी, बट आज इन 2025 वो इंक्रीज हुई है। एरिया इंक्रीज ना होके ऑलवेज हमारा क्या है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, मीन्स हमारी यील्ड ग्रोथ इंक्रीज हुई है, इसलिए हमें एक्सपेंशन देखने मिलता है एग्रीकल्चर ग्रोथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉवर्टी एलिवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वेस्टमेंट इन। किससे होगी? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दिस। आंसर इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये कंबाइंड इन्वेस्टमेंट होगी। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिड्यूस करेगी रूरल पॉवर्टी। नेक्स्ट इज ओशियन रिसोर्सेज कम्स अंडर पब्लिक ओनरशिप, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी रिजिम्स। तो आंसर इज सी, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज। जो ओशियन रिसोर्सेज होते हैं लाइक सी, वीट, फिश आर जनरली ओपन एक्सेस लीडिंग टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन विदाउट रेगुलेशंस, है ना। सर्टेन रेगुलेशन बहुत मिनिमम इम्पोज्ड होते हैं, वो भी अपनी कंट्री की बाउंड्री में, और कई बार सी की बाउंड्री लिमिटेड होती है और ओपन एक्सेस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी गिव्स प्रेसिडेंस टू। किसको प्रेसिडेंस देती है स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी? इकोनॉमिक इफिशिएंसी, इकोलॉजी, टेक्निकल एडवांसमेंट एंड प्राइवेट प्रॉफिट। तो इट इज आंसर इज इकोलॉजी। सस्टेनेबिलिटी स्ट्रांगली प्रायोरिटाइज करती है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ओवर द इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को उतना बढ़ावा नहीं देती है सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट, रेदर देन इकोलॉजी को ज्यादा, इन्वायरमेंट को सेव करने में ज्यादा ध्यान होता है सस्टेनेबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स इज इन इंटीग्रेटेड वे इज। क्या है? अकाउंटिंग इन्वायरमेंट
एंड इकोनॉमीज इन एन इंटीग्रेटेड वे। क्या है? नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम में ऐसा है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट में है, या सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग में, या ऑल ऑफ दीज में। सो आंसर इज, नाम से ही स्पष्ट है, CSEE, सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग में लिंक किया जाता है इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल डाटा को फॉर सस्टेनेबल पॉलिसी प्लानिंग। लाइक हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, सस्टेनेबिलिटी में क्या है? ओनली इकोलॉजी को, बट इस सिस्टम में, सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग में बैलेंस्ड अप्रोच की जाती है, जिसमें इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी दोनों का ही ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म centers around intrinsic value, instrumental value, private cost and economic cost। तो क्या एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या के अराउंड सेंटर करता है? तो आंसर इज बी, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। क्यों है? तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का व्यू जो है वो नेचर हैविंग इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू फॉर ह्यूमन बेनिफिट। जैसे सी है तो उससे ह्यूमन को क्या मिल सकता है? तो भाई उनको फिशेस मिल सकती है। और रिवर है तो उससे ह्यूमन को क्या मिल सकता है? तो क्या मिल सकता है? पावर मिल सकता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे एंथ्रोपोसेंट्रिज्म फोकस करता है और उसका व्यू होता है कि ह्यूमन को क्या बेनिफिट है इन सभी रिसोर्सेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोरो हार्टविक रूल फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एम्फेसाइज। क्या करते हैं सोरो हार्टविक रूल फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए? तो कांस्टेंट कैपिटल रूल, वेरिएबल कैपिटल रूल, इक्वेट प्राइसिंग ऑन रेंट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कहता है फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? तो आंसर इज ए, कांस्टेंट कैपिटल रूल। क्या सजेस्ट करता है ये रूल? इट सजेस्ट मेंटेनिंग कांस्टेंट टोटल कैपिटल by reinvesting rent from resources या natural resources like fossil fuels, coal, extraction। तो reinvesting rule को ये सजेस्ट करता है कि reinvest करें और रेंट्स को। तो लाइक फॉसिल फ्यूल से हमको पेट्रोल मिल रहा है, पेट्रोल से जो हमें रेंट आ रही है या इनकम आ रही है उसका री इन्वेस्टमेंट करें ताकि वापिस से हमारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो बनी रहे और जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनको भी इसका लाभ मिल पाए। और यही सोरो हार्टविक रूल बताता है फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिन्हें हम दोबारा उत्पादित नहीं कर पाएंगे। तो ये कहता है कि कांस्टेंट कैपिटल रूल लागू हो जिससे री इन्वेस्टमेंट हो और इनका एक्सट्रैक्शन उस तरह से मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, optimal extraction model for fishery resources assume। optimal extraction model for fishery resources assume क्या करता है optimal extraction model for fishery resources? average cost and marginal cost remain identical and constant, average cost marginal cost remain different and constant, average cost and marginal cost remain identical and different at different level, and average cost is not equal to marginal cost। तो optimum extraction model for fishery resources assume करता है A, जहाँ पे average cost and marginal cost क्या होगी? Identical होगी and constant होगी to simplify the sustainable yield analysis, है ना? या means average cost and marginal cost identical भी होंगी और constant भी होंगी। For what? Why? सस्टेनेबल यील्ड एनालिसिस के लिए ऐसा एज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट इज, फेलिंग डिसीजन इन एन कमर्शियल फॉरेस्ट्री मॉडल इज, ग्रोथ अटेन्स मैक्सिमम, marginal rate of growth equals to discount rate, NVP equals to 0 and yield rate equals to growth rate। So answer is B, optimal harvest time occurs when the growth rate of timber equals the discount rate, ensuring the maximum
प्रेजेंट वैल्यू या मैक्सिमम एनपीवी इंश्योर करता है ना। क्या होगा भाई, एक ट्री जब बड़ा होगा तो कितने सालों में मैक्सिमम वैल्यू दे पाएगा या उसे कट करना जिसे ही फैलिंग डिसीजन कहा जाता है। कब किया जाए, तो कब किया जाए, जब मार्जिनल रेट ऑफ ग्रोथ इक्वल्स टू डिस्काउंट रेट हो। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड एरिया कंजर्वेशन शुड बी डन थ्रू। प्रोटेक्टेड एरिया कंजर्वेशन शुड बी डन थ्रू, कब करना चाहिए, कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन। कैसे करना चाहिए, कॉर्पोरेट पार्टिसिपेशन के द्वारा, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्विंग लोकल पीपल एंड नन ऑफ दी। तो कैसे करेंगे भाई, लोकल पीपल के सहयोग से करेंगे, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्विंग लोकल पीपल। इफेक्टिव कंजर्वेशन कब किया जा सकेगा, जब इन्वॉल्वमेंट होगा या पार्टिसिपेशन होगा लोकल कम्युनिटीज का along with the government institution and co-management approach like in case of NTFPs है ना, जैसे तेंदू लीव्स की बात करें, हम महुआ की बात करें, इमली की बात करें, तो इसको भले ही कोई ऑर्गेनाइजेशन खरीदे लाइक छत्तीसगढ़ या किसी अन्य स्टेट में मार्कफेड है ना, या ऐसी एजेंसीज उसे परचेस करती है, पर इनको हार्वेस्ट कौन करते हैं, तो वहाँ के लोकल ट्राइब्स करते हैं। तो ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया कंजर्वेशन किनके थ्रू ही होगा, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्विंग लोकल पीपल। नेक्स्ट इज रिसोर्स सप्लाई इज finite, infinite, subjected to non-entropy and none of these। तो क्या है भाई, रिसोर्स सप्लाई किस पे डिपेंड करेगी, फाइनाइटनेस पे। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं और इम्फेसाइज करते हैं नीड फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। लाइक हमने पहले बात की है पिछले उसमें, NTFPs की बात करें है ना, लाइक बिफोर क्या है, एनोला या आंवला को बहुत मात्रा में उपलब्ध था, पर लोकल कम्युनिटीज ने क्या किया, उसे फेल डाउन किया, लगातार काटा, हार्वेस्टिंग सस्टेनेबल नहीं की उन्होंने, जिससे कंजर्वेशन उसका नहीं हुआ और आज बहुत कम ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं जंगलों में। तो रिसोर्सेस फाइनाइट होते हैं और उसे हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट के थ्रू ही बचाया जा सकता है। नेक्स्ट इज Ricardian perspective on resource scarcity emphasizes। Ricardian perspective on resource scarcity emphasize क्या करती है, physical limit, environmental limit, role of technology for migration, mitigation and all of these। The answer is A। Ricardo highlighted land scarcity as a physical limit to economic growth due to diminishing return। तो physical limit करता है ना, land scarcity को लेते हुए रिकार्डो ने अपने इस रिसोर्स स्कैर्सिटी को समझाया था। तो आंसर इज ए, फिजिकल लिमिट। नेक्स्ट इज व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज ऑफ बोथ इनपुट आर पॉजिटिव बट डिक्लाइनिंग, आइसोकॉन्ट्स आर कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, फेल डाउन, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड नन ऑफ दिस। तो जब दोनों की पॉजिटिव हो तो आइसोकॉन्ट्स आर ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, showing that increasing one input requires reducing another to maintain the constant output। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया गया था कि जब प्रोडक्टिविटीज ऑफ बोथ इनपुट्स कैसी हो, पॉजिटिव बट डिक्लाइनिंग, तो आइसोकॉन्ट कैसा होगा, तो आइसोकॉन्ट ऑलवेज लाइक दिस होता है ना। तो कई बार जब ज्यादा पॉजिटिव होंगे तो वो इस तरफ होगा, बट शिफ्ट करते जाएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, तो आइसोकॉन्ट स्लोप तो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज MVP गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, क्या बताता है, इंक्रीमेंटल चेंज इन इनपुट, रिड्यूस्ड इनपुट यूज, इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड ऑल ऑफ दिस। तो क्या बताता है भाई, ए, इंक्रीमेंटल चेंज इन इनपुट यूज। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट MPP शो करता है एक्स्ट्रा आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ एन इनपुट। तो चेंज इन I या चेंज इन X
चेंज इन y। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है इंक्रीमेंटल चेंज इन इनपुट यूज के बारे में। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फंक्शन कैप्चर्स। क्या करता है प्रोडक्शन का फंक्शन? कैप्चर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, इनपुट इनपुट रिलेशनशिप और डिमिनिशिंग यूटिलिटी। तो नाम से ही स्पष्ट है कि प्रोडक्शन फंक्शन है, क्या लेगा? इनपुट और आउटपुट दोनों को लेगा। तो दैट इज इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को शो करता है एट ए गिवन टेक्नोलॉजी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिकल और टेक्निकल ऑप्टिमम डज नॉट कंसिडर्ड। फिजिकल और टेक्निकल ऑप्टिमम किस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं? प्राइस को, रिसोर्स को, लेबर को या टेक्नोलॉजी को, है ना? तो क्या नहीं कंसीडर करता है, इस पे हमें बताना है। तो आंसर इज ए। तो टेक्निकल ऑप्टिमम इज बेस्ड प्योरली ऑन फिजिकल प्रोडक्टिविटी, इग्नोरिंग प्राइस एंड कॉस्ट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे लेबर, टेक्नोलॉजी कंसीडर्ड होगी, लेबर होगा, रिसोर्सेज होगा, पर प्राइस कंसीडर नहीं होता है ड्यूरिंग द फिजिकल और टेक्निकल ऑप्टिमम डिस्कस करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यील्ड, प्राइस एंड इनकम अनसर्टेनिटीज फॉर ए फार्मर आर रिलेटेड टू। किससे रिलेट करती है? यील्ड, प्राइस एंड इनकम अनसर्टेनिटी, क्रेडिट, वेदर, बोथ ए एंड बी एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। क्रेडिट अनसर्टेन होता है, वेदर भी अनसर्टेन होता है ना? इन दोनों सिचुएशन पे क्या होगी? यील्ड, प्राइस और इनकम की अनसर्टेनिटी होगी ड्यू टू वेदर शॉक एंड क्रेडिट कांस्टेंट। ये सब चीजें इफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड फॉर इनपुट इज। कैसी होती है डिमांड फॉर इनपुट? क्या नेट डिमांड होती है, डिराइव डिमांड होती है, कंज्यूमर डिमांड होती है या नन ऑफ दिस? तो ऑलवेज डिराइव डिमांड होती है। इनपुट डिमांड इज डिराइव डिमांड फ्रॉम द डिमांड फॉर फाइनल आउटपुट। मोर प्रोडक्शन रिक्वायर्स मोर इनपुट्स, मीन्स डिमांड पे इनपुट आधारित होती है, इसलिए इसे डिराइव डिमांड कहा जाता है। जितना इनपुट हम डालेंगे उतना हमको प्रोडक्शन मिलेगा, है ना? इसलिए डिमांड ओरिएंटेड होती है। नेक्स्ट, डिमांड फॉर इनपुट इज मोर व्हेन, है ना? इनपुट की डिमांड कब होगी? ज्यादा। व्हेन प्राइस ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ आउटपुट डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीजेस एंड ऑल ऑफ दिस। सो आंसर इज ए। जब आउटपुट का प्राइस ज्यादा होगा तब प्रोड्यूसर एक्सपेंड प्रोडक्शन, hereby increasing demand for the input. Like अभी इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया, तो क्या हुआ? मिलेट के प्राइसेस भी बढ़े, 100, 150 kg तक इसके प्राइसेस थे। अदरवाइज इसकी परचेस 30 रुपये में भी बहुत लिमिटेड थी। तो इनपुट के प्राइसेस कब बढ़ते हैं? जब आउटपुट के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट, व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज मोर देन 0, प्रोडक्ट आर, किस तरह का प्रोडक्ट आय होगा? सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिटिव एंड नन ऑफ दिस। सो आंसर इज सी, कॉम्पिटिटिव, है ना? तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जब 0 से ज्यादा होता है तो इंडिकेट करता है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, वेयर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन रिड्यूसेस द अदर। तो 3 सिचुएशन होती है, एमआरटी 0, मोर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। तो 0 में हमारा क्या है? कॉम्पिटिटिव, मोर देन 0 में कॉम्प्लीमेंट्री एंड इक्वल टू 0 में सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y अगेंस्ट टू y1 अगेंस्ट टू y2 इज माइनस 1.5, इंडिकेट क्या करता है? टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट of y, 1.5 units of y1 must be foregone. Second, to produce 1 additional unit of y1, 1 by 1.5 units of y2 must be foregone. या दोनों या none of these। तो आंसर इज ए। नेगेटिव एमआरटीएस शो करता है ट्रेड ऑफ, मीन्स 1.5 units of one product must be given up for one more of others। ठीक,
मीन्स अगर हमारे पास सपोज टू बी मैन्योर है और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, अगर हमें मैन्योर को बढ़ाना होगा बाय 1 यूनिट, तो हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को 1.5 यूनिट क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा इन केस ऑफ नेगेटिव एमआरटी। नेक्स्ट इज शॉर्ट रन सप्लाई कर्व फॉर अ फार्मर इज, क्या बताता है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व? मार्जिनल कर्व अबव द एवरेज वेरिएबल कर्व, मार्जिनल कर्व बिलो द एवरेज वेरिएबल कर्व, marginal product curve above the average product curve and optimum condition for supply। क्या बताता है? आंसर इज ए, इन शॉर्ट रन firm supplies its output when prices equal to or more than average variable cost, so marginal cost above the average variable cost is a supply curve in case of short run। ठीक है, शॉर्ट रन में हमारे प्राइसेस क्या होंगे, मोर होंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, और इसलिए आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट इज ए फार्मर इज सेट टू बी ए प्राइस इफिशिएंट। कब फार्मर प्राइस इफिशिएंट होगा? जब वो मैक्सिमाइज करेगा आउटपुट, मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट, मिनिमाइज करेगा कॉस्ट, या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर इज ऑल ऑफ दिस, तीनों कंडीशन फुलफिल करें तो प्राइस इफिशिएंसी इंप्लाइज द फार्मर इज प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम प्रॉफिट एट ए मैक्सिमम कॉस्ट, at a minimum cost, and a optimal output means maximum output। Next is isoclines connects optimum combination on production contour are known as scale line, expansion path, ridge line and front line। तो जो हमारे क्या होंगे, आइसोक्लाइंस होंगे, उसको एक पॉइंट से कनेक्ट करना क्या कहलाता है? एक्सपेंशन पाथ। So expansion path connects optimal input combination as a firm scales up production। ठीक है, तो इस सिचुएशन पे, एक्सपेंशन पाथ पे, फर्म अपने प्रोडक्शन को और स्केल अप कर पाएगा, और यही मैक्सिमम या ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ एमपीपी डिवाइडेड बाय एपीपी इज इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन, ऑप्टिमम या स्केल एफिशिएंसी। तो आंसर इज इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। रेशियो ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट टू एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट हमें इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन देता है, और यही शो करता है रिस्पॉन्सिव ऑफ आउटपुट टू इनपुट चेंज। तो यह जस्ट फॉर्मूला है, एमपीपी डिवाइडेड बाय एपीपी इक्वल टू ईपी। नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट एट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जब 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या दर्शाता है? तो आंसर इज बी, क्या है? मैक्सिमम। एमपी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की एमपी का कर्व है, और इस पॉइंट को, जिसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है, यहाँ पे से क्या होगा, जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो करेगा बट डिक्रीजिंग रेट से, और यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पे हमारा एमपी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। एट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द प्रोडक्शन कर्व एमपीपी रीचेस द मैक्सिमम बिफोर बिगिंस टू डिक्लाइन, एंड इसके बाद वो डिक्लाइन करने लगता है। नेक्स्ट इज इन प्रोडक्शन फंक्शन विथ ए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग कैपिटल बाय 7%, लेबर कांस्टेंट है, तो रिजल्ट ऑफ आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज बाय 7%, increase by less than 7%, decrease by more than 7%, and doubling, then all it's also like some tricky question। तो आंसर क्या होगा? अंडर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल 7% इंक्रीज इन इनपुट या कैपिटल yields से 7% इंक्रीज इन आउटपुट। एज कहा गया कि कांस्टेंट रिटर्न है तो 7% ही होगा। अगर वो इंक्रीजिंग होता तो क्या होता भाई? 7% से ज्यादा के रेट से बढ़ता। डिक्रीजिंग होता तो 7% के रेट से कम से बढ़ता। ठीक है, तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट इज फैक्टर प्राइसिंग एंड फैक्टर कॉस्ट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन अपवर्ड इन, किस सिचुएशन पे दोनों
अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेंगे। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, decreasing cost of industry, constant cost of in industry, and none of these. So answer is C. Constant जब रहेगा तो in a constant cost industry, input prices and cost rises or falls proportionally with the output, है ना। तो फैक्टर प्राइस और फैक्टर कॉस्ट सेम डायरेक्शन में मूव तभी करेंगे जब कांस्टेंट कॉस्ट होगा इंडस्ट्री में। नेक्स्ट इज VMPX equals to PX is the revenue maximizing condition, production maximizing condition, profit maximizing condition, and all of these. So answer is C. जब फर्म मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट, कब करती है? व्हेन वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट VMP इक्वल करता है प्राइसेस से, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ X इक्वल टू PX होगा, तब जाके हमारी फर्म क्या होगी? मैक्सिमाइज कर पाएगी अपना प्रॉफिट, ठीक है। तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने में जितना पैसा लग रहा है वो PX है, मतलब 1 यूनिट चेंज में कितना चेंज आएगा, उसको जब वो बराबर कर जाएगा प्राइसेस से, तब हमारी क्या बोलेंगे फर्म है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन में ऑपरेट कर पाएगी। नेक्स्ट इज ऑल होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शंस आर। कैसे होते हैं? नॉन होमोथेटिक, होमोथेटिक, नेचुरल, स्केल नेचुरल, एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये होते हैं होमोजेनस फंक्शंस employs the proportional scaling of input and output making them a homothetic. homogeneous function से proportional scaling हो आती है input and output में, जिसे homothetic कहा जाता है। तो आंसर इज all homogeneous production functions are homothetic. नेक्स्ट इज ट्रांसीडेंट प्रोडक्शन फंक्शन इज क्या है? हाइब्रिड ऑफ कॉप डगलस एंड अरिथमेटिक, हाइब्रिड ऑफ कॉप डगलस एंड क्वाड्रेटिक, hybrid of Cobb Douglas and cubic, and all of these. तो आंसर इज बी। ट्रांसीडेंट प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो कंबाइन करता है कॉब डगलस और क्वाड्रेटिक टर्म्स को, और जो नॉन लीनियर इफेक्ट लेके आता है क्वाड्रेटिक टर्म। तो आंसर इज हाइब्रिड ऑफ कॉब डगलस क्वाड्रेटिक। एंड लास्ट इज द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एस्टिमेटेड पर यूनिट एरिया विल एग्जिबिट। क्या करता है एग्जिबिट? increasing return to scale, constant return to scale, decreasing return to scale, on all of these. So answer is B. When estimated per unit area, the Cobb-Douglas production function generally shows the constant return to scale, है ना। जब हम पर यूनिट एरिया के बेसिस में देखते हैं तो Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन constant return to scale शो करता है। Thank you for watching. Please follow, subscribe Agri Economics 360 on different platform, and please कंटिन्यू सपोर्टिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।